नमस्कार मित्रों, आज मैं मालती जोशी जी की लोकप्रिय कहानियों में से एक कहानी पहली बार सुनाने जा रही हूँ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली बार। विद्या और उसके पापा फटाफट सीढ़ियाँ चढ़ गए थे। उनके पीछे पीछे सामान लेकर चढ़ता हुआ होटल का पोर्टर भी नज़रों से ओझल हो गया था। मैं ही बोझिल कदमों से एक एक सीढ़ी चढ़ कर के पार कर रही थी। इतनी खीज हो रही थी, कोई लिफ्ट वाला होटल ही ढूंढ लेते तो क्या बिगड़ जाता। कभी कभी कंजूसी की हद कर देते हैं ये। एक चौड़ी सी जगह पर आराम करने का इरादा किया। वहाँ पहले से ही कोई खड़ा है। शायद मेरे विलंबित आरोहण के कारण जबरदस्ती ही उन्हें विश्राम करना पड़ा था। क्षमा याचना की मुद्रा में मैंने जबरदस्ती हंसकर देखा तो देखती ही रह गई। स्मृति की कोई किरण वहाँ भी कौंध गई, क्योंकि दूसरे ही क्षण वहाँ भी आश्चर्य मिश्रित मुस्कान दिखा। अरे सुमन, तुम सुमन ही हो ना? मुझे पहचाना? मैं कल्पना नाथ जी का श्रवण हूँ। पहचान तो लिया था, पर इतने दिन हो गए ना इसीलिए तो तुम जब एकदम से पास नहीं आ गई तब तक मुझे स्ट्राइक ही नहीं हुआ। होता भी कैसे, पहले वाला मुझ में कुछ रहा भी नहीं। चलूँ मैं? नहीं तो पता नहीं वे क्या सोचेंगे कि मुझे क्या हो गया है। अच्छा, सी यू, उसने हाथ उठाकर कहा और नीचे उतर आए। मेरे पैर मन मन को हो आए थे। किसी तरह ठेल ठाल कर मैं ऊपर पहुंची। ऊपर वे लोग सचमुच चिंतित हो उठे थे। विद्या तो जीने की सीढ़ी तक आ पहुंची थी। कहाँ रह गई थी माँ? सुस्ता रही थी रे थोड़ा। होटल है या ग्वालियर का किला, मेरा तो चढ़ते चढ़ते दम फूल गया। दिव्या ने ममता से मेरा हाथ थाम लिया और कमरे में लिवा ले गई। श्रीमान जी आराम कुर्सी में बैठकर अपनी थकान मिटा रहे थे। सांस धौंकनी की तरह चल रही थी। आंखें मूंद कर के लेटी रही। ये कुछ पूछ रहे थे, लेकिन उत्तर देने लायक शब्द ही शेष नहीं थे मेरे पास। लेकिन 5-7 मिनट बाद मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। दिव्या से कहा, देखो बाथरूम में नल आ रहा होगा तो मैं नहा लूँ, तभी सफ़र की थकान उतरेगी। नहा लेना, ऐसी भी क्या जल्दी है। नहा लेना, पहले चाय तो ले लो। पता नहीं आपकी चाय किस जन्म में आएगी, मैंने भुनभुना कर कहा और कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। दरवाज़ा बंद करके सबसे पहले दीवार पे लगे आईने में मैंने अपना प्रतिबिंब देखा। 32 घंटों के प्रवास से थका हारा चेहरा देखकर मुझे रोना आ गया। क्या इसी समय उससे सामना होना ज़रूरी था? क्या सोचा होगा उसने? ज़रूर राहत की सांस ली होगी। वर्षों पहले लिए गए अपने निर्णय पर अपनी ही पीठ ठोकी होगी। देर तक बैठी नहाती रही, मल मल कर बालों के गर्द धोती रही, पानी के छींटे दे देकर चेहरे की मुर्दनी मिटाती रही। दरवाजे पर दस्तक नहीं होती तो पता नहीं मैं कितनी देर तक नहाते रहती। मन को संतोष ही नहीं हो रहा था। बाहर आकर देखा तो चाय आ चुकी थी और सब लोग मेरे इंतज़ार में बैठे थे। सीधे ड्रेसिंग टेबल के पास जा बैठी और कहा, मिनी ज़रा पंखा तो देना। चाय तो पी ली होती, पहले ही ठंडी हो रही है। इन्होंने कहा, बस जल्दी आई, मुट्ठी भर ही तो बाल है, कोई आ जाएगा तो कैसा लगेगा। कोई नहीं आएगा बाबा, मैंने कल के लिए लिखा है। एक दिन पहले आने का उद्देश्य इतना ही था कि सफ़र की थकान मिट जाएगी, इसलिए कोई आएगा नहीं। और अगर आ गए तो वो लोग दिव्या को देखेंगे, तुम्हें नहीं। तो भूतनी सी बनी बैठी रहूं? मैंने कहा। वे मेरे पास चले आए। एक प्याली में चाय उड़ेल कर ज़बरदस्ती मेरे होठों पर लगाते हुए बोले, बेकार स्मार्ट बनने की कोशिश ना करो, चाय पी लो पहले। बिना चाय के तुम्हारी हालत कैसी हो जाती है मैं जानता हूँ। चाय पीनी ही पड़ी और अच्छा भी लगा। नए स्टेशन के फीके फीके चाय पीते पीते मन उब गया था।
हमारी मान मनौवल शुरू होते ही दिव्या होशियारी से बाथरूम में खिसक गई थी, इसलिए इनकी नज़रों में छुपी शरारत भरी हंसी को चुपचाप झेल गई थी। मन प्रसन्न हो आया था। उसी प्रसन्न मुद्रा में मैंने गुनगुनाते हुए केश सज्जा की, मुनासिब सा मेकअप किया और सूटकेस खोल कर बैठ गई। क्या पहनूं समझ में नहीं आ रहा था। 2-3 दिन की ही बात थी, इसलिए ज़्यादा साड़ियाँ लाई नहीं थी। जो भी गिनी चुनी आई थी वो सेंसर होकर आई थी। उन्हें उलट पुलट कर देखा और लड़कियों पर खींच हो आई। दिव्या की तो दखल अंदाजी से मैं तंग आ जा। इस साड़ी में तुम ऐसी लगती हो, उस साड़ी में तुम ऐसी लगती हो, और ये ओल्ड फैशन है। लोग ठीक ही कहते हैं। लड़कियां बड़ी हो जाए तो माँ का पहनना ओढ़ना छूट जाता है। घर में साड़ियों की अलमारी भरी पड़ी है, पर साथ में आई हैं वही गिनी चुनी साड़ियाँ। हताश होकर मैंने ढक्कन गिरा दिया। ये दाढ़ी बना रहे थे, बोले क्या हुआ? कुछ नहीं, थक गई हूँ, थोड़ी देर लेटूंगी। वही तो मैं सोच रहा था, इतने लंबे सफ़र के बाद तुम में इतनी स्फूर्ति कैसे बाकी है। मैं पलंग पर लेट गई। उसी समय दिव्या नहाकर निकली। पापा आप कपड़े बदल लीजिए, मैंने रख दिए हैं। मैं विस्मय विमुग्ध सी अपनी ही बेटी को निहारती रह गई। उसके काले घने बाल सारी पीठ पर फैले हुए थे, उनसे टप टप टपकती ओश की बूंदें टपक रही थी। चेहरा किसी खिले हुए फूल की तरह चमक रहा था। उसका भीगा भीगा रूप अपलक निहारते हुए मैं सोच रही थी, कहाँ खो जाती है चेहरे की ये ताजगी, ये निश्चल हंसी, देह की ये कमनीयता। समय का निर्मम लुटेरा कहाँ ले जाता है, क्यों ले जाता है। कब आँख लग गई पता ही नहीं चला। दिव्या के पुकार पर ही नींद टूटी। माँ उठो ना, तैयार हो जाओ। कहाँ चलना है, मैंने उबासी लेते हुए पूछा। यूं ही घूमने, शहर का एक राउंड लगा लेंगे। मैंने आंखें खोलकर देखा तो दोनों बन ठन कर तैयार खड़े थे। मैं ना चलूं तो? दरअसल मैं बहुत थक गई हूँ। क्यों, अब क्या हो गया? थोड़ी देर पहले तो बहुत स्मार्ट बन रही थी। यह भला मौका क्यों चूकने लगे? मुझे भी ताव आ गया। हाँ, स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही थी और नहीं बन सकी, क्योंकि मैं एक निहायत फूहड़ और बोरिंग लड़की हूँ। लड़की? दिव्या ने कहा और हथेलियों में मुंह छुपाकर फीक से हंस दी। बीवी, यह बोले। एक हमारे सुपरवाइज़र थे। जब भी बीवी का जिक्र करते, मंजीत की मम्मी बड़ी सीधी लड़की है, इनोसेंट है। एक ही किस्सा कितने बार सुनाइएगा, मैंने खींच कर कहा। मुझे लड़ने का मूड आ रहा था। एक आध चुटकुले याद कर लीजिए, सुनने वाला बोर तो ना हो। एक नया जोक सुनाए बीवी, एक नया जोक सुनाए बीवी, एकदम असली है। ये उसी खिलंदड़े स्वर में बोले। तुम्हारी माँ की एक सहेली थी, मिसिस पॉल, हमेशा कहती, आई एम वेरी लकी मिसेस दुबे, मेरे हस्बैंड बड़ा अच्छा हस्बैंड है। दिव्या ने सिहरते हुए कहा। हस्बैंड न हुआ, घरेलू नौकर हो गया। वैसे सिद्धांत रूप से दोनों में कुछ फर्क भी नहीं है, इन्होंने कृत्रिम गंभीरता से कहा, और दिव्या पापा के इस अभिनय पर खिलखिलाकर हंस दी। मेरा बेवजह खून खौल गया। अब ये थोड़ी थोड़ी बात पर खीखी करना बंद करो। छोटी नहीं हो तुम अब। उसकी हंसी अथबीच में ही लुप्त हो गई, चेहरा मुरझा गया। इन्हें अच्छा ना लगा। बोले कि अपनी मम्मी से कहो अपना मूड शांत रखे, ताकि रात का खाना अच्छे से हो सके। दरवाज़ा तेज़ी से बंद कर वो लोग चले गए। ये आवाज़ मेरे दिल पे हथौड़े की तरह पड़ी। मैं तिलमिला गई। सच, इतना ऑफ होने की क्या ज़रूरत थी? दिव्या की निश्चल हंसी मेरा कौन सा जख्म कुरेद गई थी। जरा जरा सी बात पर खिलखिलाने की उम्र पीछे छूट गई थी। क्या इसीलिए मैं क्षुब्ध थी? पहले आती थी हर बात पे हंसी, अब किसी बात पे नहीं आती। वल्लाह सुमन जी, ये क्या हो रहा है? आप शेरो शायरी पर उतर आए
क्या पता अभी गुनगुनाने लगे, इसीलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो। कल सुबह न आए ऐसी शाम न आए जिस दिन तेरी याद न आए। यह सचमुच क्या हो जा रहा था। मन के किसी कोने में ढेर सारे गीत होठों पर उतर आए थे। मैं अपनी गृहस्थी में डूबी बाल बच्चों से घिरी एक घरेलू औरत एकदम कवि हो रही थी। इसी बिल्डिंग में, इसी मंजिल पर किसी के होने का एहसास मेरी पूरी चेतना को झंकृत कर दिया था। क्या प्यार इसी को कहते हैं? यदि हाँ, तो यह एहसास इतने दिनों तक कहाँ दुबक गया था? स्मृति की दहलीज पर खड़ी शर्मीली लड़की इतने दिनों तक कहाँ थी? और अगर यह प्यार नहीं है तो इतनी बेचैनी क्यों? सच, कोई अनाम सा रिश्ता भी तो नहीं है इस व्यक्ति के साथ। हाँ, एक मजबूत रिश्ता जोड़ने की कोशिश ज़रूर हुई थी, पर उसमें मेरा अपना योगदान कितना था? सब बुजुर्गों की मेहरबानी थी। उस दिनों छोटे चाचा हमारे पास पढ़ने के लिए आ गए थे। उन्हीं से पता चला सहपाठियों में एक कल्पना नाथ जी का लड़का भी है। बड़ा होनहार, बड़ा सुदर्शन। तब उसका नाम बस सुना था। वो बाबूजी के फौजदारी में टक्कर के थे। चाचा जी के सूचना के साथ वह परिवार विशेष हो उठा। अब परिचयबद्ध योजनाबद्ध तरीके से परिचय बढ़ाया जाने लगा। आए दिन घर में कोई न कोई उत्सव का आयोजन होने लगा। कोई आए या ना आए, पर चाचा जी के दोस्तों को ज़रूर बुलाया जाता। मुझसे स्पष्ट रूप से किसी ने कुछ नहीं कहा था, पर बड़े बूढ़ों की फुसफुसाहट और छोटों की ठिठोलियाँ मुझे बहुत कुछ समझा जाती थी। अनजाने ही कल्पना लोक रच लिया था मैंने, सपनों का मंदिर बना लिया था और देवता की प्राण प्रतिष्ठा कर दी थी। अब सोचती हूँ तो हंसी आती है, पर उस समय का तो यही सबसे बड़ा सच बन गया था। कितने बड़े अंतराल के बाद मेरा यह किशोर सपना मुझसे टकरा गया है। हम लोगों ने अपने आने की सूचना गिरजा शंकर के यहाँ दूसरे दिन फ़ोन पर दी थी। छूटते ही उन्होंने हमें दोपहर के खाने का निमंत्रण दे डाला। मुझे बड़ा संकोच हो रहा था, पर यह ठीक भी लगा। जितनी देर रहेंगे घर परिवार को इत्मीनान से देख सकेंगे। लगभग 10 बजे हम लोग तैयार होकर नीचे उतरे। सड़क पर वाहनों का रेला सा गुजर रहा था। दफ्तर की आपाधापी थी। ऐसे में अपने लिए खाली रिक्शा खोजना मुश्किल लग रहा था। वे लोग बेचारे कार भेजने को कह रहे थे, पर हम ही लोगों ने सौजन्यता से मना कर दिया था। अब पछतावा हो रहा था। तभी एक टैक्सी हमारी बुलाहट पर सामने आकर रुकी। उतावली में हम लोग आगे बढ़े, तभी देखा कैमरा, वाटर बॉटल आदि से लदा फदा एक जोड़ा उसमें बैठा हिसाब का चुकता कर रहा था। ठीक तो है, लोग इतनी दूर से आते हैं तो घूमने के लिए, मेरी तरह कमरे में दफन होने के लिए कोई नहीं आता। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एकदम चौंक पड़ी। कल से उन्हीं के बारे में सोच रही थी और एकदम से सामने देखकर पहचान नहीं पाई। गॉगल्स लगाए, स्पोर्ट्स शर्ट्स पहने, वे एकदम से अजनबी लग रहे थे। साहब बहादुर से हमारा परिचय नहीं करवाओगे सुमन? एक बार मैं फिर चौंक पड़ी और फिर परिचय का सिलसिला शुरू हुआ, पर मेरा मन उनमें कहीं नहीं था। मैं तो उस चंपावर्णी महिला को देख रही थी जो उसके बगल में खड़ी थी। कितने स्मार्ट और कितने युवा लग रहे थे दोनों। समय का कारवां जैसे उन्हें छुए बिना ही गुजर गया हो। नीता, सुमन के पिताजी और डैडी फ्रेंड्स थे। उन्होंने परिचय कराया। टैक्सी में बैठते हुए मेरे कानों में यही गूंज रहा था। उसमें मैंने और भी बहुत कुछ जोड़ लिया था। जानते हो नीता, इन लोगों ने तो मेरे लिए जाल ही बिछा दिया था। मैं हिम्मत से बच गया। डैडी ने कहा, बेटा बचना है तो उड़न छू हो जाओ। बस इंग्लैंड भाग गया मैं। इसकी शादी के बाद ही लौटा। मन कैसा तो हो आया था, क्योंकि ये सारी बातें मेरी कल्पना की उपज नहीं थी। मैंने अपने कानों से सुना था। उनके विलायत से लौटने के बाद कल्पना नाथ जी ने
एक बड़ी सी पार्टी दी थी। संयोग से उन दिनों मैं भी वहीं थी। श्रीमान जी दोस्तों के पास बैठे हुए मित्र मंडली को सारा किस्सा सुना रहे थे और मित्र मंडली हंस हंस कर दाद दे रही थी और वो हंसी कितने दिनों तक कलेजे में सूल सी चुभती रही थी। गिरिजा प्रसाद जी का घर देखकर मन प्रसन्न हो गया। जितना सुंदर घर था उतनी ही सुरुचिपूर्ण साज सज्जा थी। जितने सुसंस्कृत बच्चे थे उतने ही शालीन मम्मी। जैसे सौम्य वे स्वयं थे वैसे ही मृदु भाषिणी उनकी पत्नी थी। यद्यपि वो अपंग थी और इसीलिए दिव्या को लेकर हमें आना पड़ा था, पर घर के अनुशासन पर उनकी पकड़ मजबूत थी। अपने पंगुत्व को वे उन्होंने बड़ी दिलेरी के साथ स्वीकार कर लिया था। बिस्तर पर बीतने वाली जिंदगी को उन्होंने व्यर्थ नहीं होने दिया, उसका सदुपयोग ज्ञानार्जन के लिए किया था। बड़ी खूबसूरत महिला थी। दिव्या को पास बिठाकर उन्होंने इतने प्रश्न पूछे कि मैं घबरा गई। सभी प्रश्नों के विनम्रता से उत्तर दिया तो मैंने राहत की सांस ली। लक्ष्मी और सरस्वती का दुर्लभ संगम उस घर में देखने को मिला। तीनों लड़के इंजीनियर थे और अपना कारोबार संभाल रहे थे। छोटा, जिसके लिए हम गए थे, यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट था। अपनी लड़की के लिए जैसे घर वर की कल्पना हम लोगों ने की थी, वहाँ सब कुछ था। मन ही मन मेहता साहब को हमने लाख धन्यवाद दे डाले। ना वह बताते, ना हमें पता चलता कि यह इतनी दूर हैदराबाद में अपनी जाति बिरादरी का ऐसा हीरा सा लड़का कुंवारा बैठा हुआ है। दिन भर बहुत अच्छे ढंग से बीता। उनके सौजन्य ने हमें अभिभूत कर दिया। लौटकर दिव्या के आग्रह पर एक फटीचर फिल्म भी देख डाली। फिर भी मेरा मूड खराब नहीं हुआ। दूसरे दिन सारी दोपहर सलारजंग म्यूजियम देखते रहे। उस विशाल संग्रहालय को देखते हुए भी मेरा मन दिव्या की शादी की तैयारियों में ही डूबा रहा। इस आयोजन के सामने दुनिया की सारी चीज़ें महत्वहीन हो उठी थी। 4 बजे हम लोग होटल में लौटे। आते ही ये बोले, सुनो, बगल वाले को हम लोग चाय पर बुला लेते हैं। बगल वाले कौन? वही तुम्हारे श्रवण भैया। ना वे मेरे कुछ लगते हैं, ना उन्हें बुलाने की ज़रूरत है। मैंने 2 टूक फैसला सुना दिया। खैर, तुम्हारे वे कोई न सही, लेकिन मैं उनके यहाँ कोल्ड ड्रिंक पी कर आ गया हूँ। तो बुला लीजिए, पूछने का नाटक क्यों करते हैं? आपको तो बस भीड़ इकट्ठा करने से मतलब है। घर हो या बाहर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने बेवजह फटते हुए कहा। आखिरकार दिव्या को निमंत्रण लेकर उन लोगों के पास भेज ही दिया। सबसे पहले मैंने बिखरा कमरा ठीक किया और यह नाश्ते का ऑर्डर देने चले गए। मैं सूटकेस खोलकर बैठ गई। वही गिनी चुनी साड़ियाँ मेरा मुंह चिढ़ा रही थी। दिव्या की अटैची से चुपचाप चटक रंग की शिफॉन निकाल लाई। उसे गोद में लेकर आईने के सामने बैठी अपना थका थका चेहरा निहारती रही। फिर मन में विचार उठा कि मैं इतना उठक पटक क्यों कर रही हूँ, जब यह चेहरा ऐसा नहीं था। चेहरा इतना कांतिहीन नहीं था, बालों पे चांदी के तार नहीं थे। तब भी तो यह शख्स नहीं रिझा था। अब इतनी व्यग्रता क्यों? इस विचार के आते ही सारा तनाव समाप्त हो गया। एकदम हल्की हो आई मैं। रोज़ की तरह हाथ मुँह धोकर बैठ गई। साड़ी बदलने तक की जहमत नहीं की। दिव्या जो गई तो उन लोगों को साथ लेकर ही लौटी। नाश्ता करते हुए उन्होंने कहा, हुसैन सागर देखने का प्रोग्राम था, आप लोग भी चलिए ना, मज़ा आएगा। हम लोग तो थक गए हैं, यह बोले। खासकर श्रीमती जी का घूमने का आज का कोटा ख़त्म हो गया है। हाँ, आप दिव्या को ज़रूर ले जाइए, वह तो एकदम किलक उठी। जब तक सब लोग चाय पीते रहे वह तैयार भी हो गई। वही चटक जामुनी साड़ी उसने पहनी थी। उस पर ऐसी फब रही थी कि लगा मेरी ही नज़र न लग जाए उसे। उन लोगों के जाते ही मन उदास हो आया। उन लोगों को
बेकार में बोर करने की क्या ज़रूरत है, मैंने कहा। मैंने खींच इन पर उतारते हुए कहा, हुसैन सागर कहीं भागा तो नहीं जा रहा था? दिव्या बाद में भी देख लेती। कुछ देर वे मुझे घूरते रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, थोड़ा दिल दिमाग मैं भी रखता हूँ। सुमन, क्या मुझे तुम बेवकूफ़ समझती हो? तुमने लड़की बेचारी को बोर होते नहीं देखा? लेकिन तुम्हें इतना संकोच क्यों हो रहा है? क्या वे हनीमून ट्रिप पर आए हैं? स्कूल में पढ़ने वाला लड़का घर छोड़कर आए हैं, पता है? दिव्या, बार बार इतनी दूर तो आ नहीं सकती। जो देखना चाहती है देख लेने दो। मतलब? वहाँ से रिफ्यूज़ल आ चुका है, इन्होंने सपाट स्वर में कहा और मुंह फेर लिया। मस्तिष्क एकदम शून्य हो गया। मुंह बाए मैं उन्हें देखती रह गई। बाद में उसी सपाट स्वर में मुझे बताते रहे कि कैसे सुबह गिरजा शंकर जी का फ़ोन आया था, कैसे लड़के की बेहूदगी के लिए क्षमा याचना करते रहे। कानों में उनके शब्द टकराते रहे। मैं झेलती रही। पल भर में सुंदर शहर मेरे लिए नरक से भी बदतर हो गया। लगा इसे छोड़ दें अभी के अभी। लगा अभी इस धमघोटू वातावरण से निकल पड़ूं। रिजर्वेशन जाए भाड़ में। मैं ज़रा बाजार तक हो आता हूँ। इनका स्वर एकदम सामान्य सा था। प्रिया और कपिल के लिए कुछ लेता आऊँगा। तुम लोग सामान समेट कर रखना। गाड़ी कल सुबह 7 बजे की है। मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। शायद उन्हें अपेक्षा भी नहीं थी। चुपचाप उठकर चल दिए। सूटकेस में रखी उस निधि को मैं मन ही मन टटोलती रही जो इनसे छुपा कर लाई थी। सब कुछ ठीक ठाक हो जाता तो मेरा इरादा लगे हाथ शगुन करने का भी था। मैं अंगूठी तक ले आई थी। कमरे का जब वातावरण असहाय हो उठा तब मैं बाहर गैलरी में आकर खड़ी हो गई। नीचे सारी सड़क रोशनी से नहा गई थी। बाजार इंद्रधनुषी प्रकाश किरणों से जगमगा रहा था। सभी तरह के वाहनों की रेलम पेल मची हुई थी। एकदम उत्सव का सा वातावरण खड़ा था। मैं वहीं खड़ी खड़ी साइन बोर्ड पढ़ती रही। कमरे में लौटने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लंबी प्रतीक्षा के बाद उनकी गाड़ी आई। श्रवण के साथ दिव्या को उतरते देखा। मन में एक विचार कौंधा। उस दिन होटल की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए इनसे सामना हो गया था। फिर गिरजा शंकर के यहाँ जाते हुए भी इनका सामना अपशकुन की तरह हो गया था। मुझे तभी समझ लेना चाहिए था। मेरे जीवन का पहला सपना था वो भी टूटा हुआ। दिव्या का सपना कैसे पूरा होने देता। मामा, कहती हुई दिव्या उछलती कूदती सीढ़ियाँ चढ़ आई थी। दिव्या कह रही थी, इतनी प्यारी साइट थी ना कि उठने का मन ही नहीं हो रहा था। सनसेट तो इतना वंडरफुल था। सच मामा, आप लोगों को जाना चाहिए था। अरे तो इतना अफसोस करने जैसा क्या है? अगली बार अपने मम्मी पापा को अपनी ही गाड़ी में घुमा देना सब जगह। सूरज अभी बहुत दिनों तक डूबता उतरता रहेगा। यह श्रवण की आवाज़ थी जो न जाने कब पास आकर खड़े हो गए थे। आश्चर्य तो ये हो रहा था कि उन्हें सारी बातें किसने बताई। दिव्या को देखा, एकदम लाल हो रही थी। हाय अंकल, आप तो बस। बेटे, मैंने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, जाकर अंदर जरा सामान समेटना तो शुरू करो। पापा आते ही हाय तौबा मचाने लगेंगे। बड़ी प्यारी लड़की है, उसके भीतर जाते ही नीता ने कहा। तो मैंने हंस कर कहा, अपना बच्चा तो अपने को प्यारा ही होता है, दूसरे को भी लगे तब ना। मतलब वहाँ से इनकार आ गया है। मैंने हूबहू इनकी तरह सपाट स्वर में कहा। क्या कह रही हैं? आखिर कौन सा नुक्स देखा उन्होंने? मैंने गंभीरता से कहा, सौंदर्य की सबकी अपनी परिभाषा होती है, इसमें जिरह की गुंजाइश कहाँ है? मैं तो इतना गिल्टी फील कर रही हूँ, नीता बोली। पूरे रास्ते हम लोग उसे छेड़ते आए हैं। आप लोगों को कैसे पता चला? इसमें मुश्किल क्या है? आप लोग इतनी दूर
बेटी को लेकर आए हैं। बेटी को सजा संवार कर कहीं ले जा रहे हैं। इट वॉज ए ईजी गैस। एक रिक्वेस्ट है दीदी, नीता ने कहा। उसे अभी कुछ मत बताइए प्लीज़, कोई बहाना बना दीजिए। अभी कितनी खुश थी, सोचकर कैसा लगता है। लड़कियां बहुत चतुर होती है नीता, बहानों के पीछे छुपी सच्चाई को पकड़ लेती हैं। हाँ, फिर भी एहतियात तो बरतेंगे, पहली पहली बार है ना। इस बार उसके नाजुक मन को तो सहजना पड़ेगा, फिर आदत पड़ जाती है। बात सपनों की नहीं रहती, व्यावहारिकता पर उतर आती है। मन इतना पक्का हो जाता है कि कोई आवेग उसे छूता नहीं। उन दोनों ने मुझसे कब विदा लेकर गए पता ही नहीं चला। दोनों गोद में लिए दिव्या सोफे पर निश्चल बैठी है। शायद उसने हम लोगों की बातें सुन ली थी। उसके टूटे हुए सपनों का प्रतिबिंब उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। अभी आप मालती जोशी जी की कहानी पहली बार सुन रहे थे। अगली कहानी में फिर मिलते हैं।